नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का 2022 का जो पेपर है वो अपन स्टार्ट कर रखा था। 2022 का बायोलॉजी पेपर फर्स्ट ग्रेड, ठीक है ना, ये अपन स्टार्ट कर रखा था। जिसके पहले अपने जो क्वेश्चन है इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन लास्ट वीडियो के अंदर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भी मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट के अंदर इस वीडियो को भी डालूंगा, तो वहाँ पे आप लोग इसे देख लेना। तो अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाता है, इसलिए कई टॉपिक ऐसे होते हैं यदि वो पेपर में आते हैं तो ये मान लो कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आप पढ़ लेना। जैसे मान लो कि अभी अपन टर्म बोल रहे हैं यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आप इसकी डिटेल पढ़ लेना भाई। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुई, किस किस इस कॉन्फ्रेंस में किन्होंने साइन किया, भारत ने कब साइन किया था, ये सभी चीज़ें पढ़ लेना। वॉज साइंड इन 1987, कब हुआ था ये 1987 के अंदर हुआ था। किससे रिलेटेड हुआ था, तो सीधा सही है जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत का डिप्लेशन, उसका जो क्षतिग्रस्त हुआ था, ओजोन होल जो बन गया था, उससे रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, कि ऐसे कौन से सब्सटेंस, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो कहीं ना कहीं ओजोन को प्रभावित करते हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए या उनको कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि अपन ओजोन को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड खास तौर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ओजोन को तोड़ता है। ओजोन जो ओ परत जो है या O3 जो परत अपन कह रहे हैं, इस वाली परत को क्या करता है, तोड़ता है। और ये क्या करती है, अपने सनलाइट से अल्ट्रावायलेट जो आती है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। और इसे क्या करता है, अर्थ का फिल्टर गैस भी के नाम से जानते हैं। तो अल्ट्रावायलेट से क्या करती है, अपनी पृथ्वी की सुरक्षा करती है और अपने को कैंसर होने से बचाती है। तो यहाँ पे आप देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्लोरीन, ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये क्या करता है, ओजोन को तोड़ता है। एक क्लोरीन रेडिकल जो होता है वो लाखों करोड़ों ऑक्सीजन मतलब O3 के मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो कौन से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट सभी कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये खास तौर से जितने भी आपके कूलिंग प्रोडक्ट होते हैं, अपने ह्यूमन के लिए जितने भी कूलिंग करने वाले प्रोडक्ट बनाए गए जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब में कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, यूज में आती है। और वहाँ से जो क्लोरीन है ये निकलती है ना, और ये जाके किस पे अटैक करती है, O3 के ऊपर, ओजोन के ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण से ओजोन की कंसंट्रेशन अपने एनवायरनमेंट के ऊपर की जो परत है वहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है। और ओजोन जो है वो किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है जो परत होती है। लगभग अगर आप इसको देखोगे तो 35 मीटर के ऊपर अपन देखेंगे तो यहाँ पर पाया जाता है, शायद 35 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला बी ऑप्शन, इसका बेस्ट आंसर है। आगे आप अगर यहाँ देखोगे ये वाला, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के साथ। और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का मतलब अपन समझते भी है, ऐसी क्रोमेटोग्राफी, ऐसा कॉलम, इस प्रकार से कॉलम बना हुआ है और इस कॉलम के अंदर अपन किसी पदार्थ को क्या चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से सेपरेट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर अपन ऐसे मॉलिक्यूल जो सेपरेट कर रहे हो, किसी भी कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना है, तो इस कॉलम में कौन से कंपोनेंट भरेंगे, जिस उस मॉलिक्यूल को पकड़ने वाले को, उसके साथ एफिनिटी रखने वाले मॉलिक्यूल को भरा जाता है ताकि वो उसको पकड़ के टाइट रखे, और जितने भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है वो सब नीचे निकल जाएंगे। जब आप चाहोगे उसके पीएच में चेंज करोगे तो जो आपका जो प्रोडक्ट है, डिजायर प्रोडक्ट है, वो बाद में निकल सकता है। इसका मतलब एफिनिटी के आधार पर मॉलिक्यूल सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एविडीन। एविडीन जब भी एफिनिटी की शो करता है तो बायोटीन के साथ करता है। किसके साथ में करता है, बायोटीन के साथ। तो ये हमेशा याद रखना भाई,
कोई भी ऐसा एंजाइम जिसमें बायोटिन जो है एज ए कोफैक्टर के रूप में, बायोटिन जो विटामिन होती है एज ए कोफैक्टर के रूप में यदि प्रेजेंट है तो उसके साथ में एफिनिटी कौन शो करता है, तो एविडीन करता है। यहाँ पर देखोगे आप प्रोटीन ए एंड जी, कोई भी प्रोटीन है तो प्रोटीन यहाँ पे किसके साथ में एफिनिटी शो करेगा, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, एंटीबॉडी है, आई जी है, इनके साथ में क्या कर सकते हैं, ये बाइंडिंग एफिनिटी शो करते हैं। कोई भी प्रोटीन मतलब एंटीजन कह सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, एंटीजन है और ये क्या है, एंटीबॉडी है, इसके साथ में एफिनिटी करेगा। हिपेरिन अगर आप देखोगे तो क्या है, ये कोएगुलेशन फैक्टर है, ये किसके साथ में करेगा, कोएगुलेशन फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। यहाँ पे आप देखोगे फिनाइल और यहाँ देखोगे ब्रोनेट, है ना, बोरोनेट है ये, बोरोनेट, फिनाइल बोरोनेट जो है वो क्या है, एक ग्लाइको प्रोटीन के साथ में एफिनिटी शो करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो इसका राइट आंसर होगा, नीचे की तरफ होगा भी उसमें आंसर इसका। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 30 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं है, कौन सा नहीं है। आप जब भी डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ें तो उसमें चिक का डेवलपमेंट जरूर पढ़ें। चिक के डेवलपमेंट में से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हर पेपर के अंदर आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चिक का डेवलपमेंट जो है वो जरूर पढ़ लें। उसमें इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, उससे रिलेटेड इसमें क्लीवेज किस प्रकार का होता है, वो सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना। तो देखो प्लेसेंटा जो लक्षण है वो किसका होता है, जो भी मेमेलियंस है खास तौर से उनका लक्षण होता है। तो इसमें चिक के अंदर जो प्लेसेंटा है वो नहीं पाया जाता है। इसमें योक सैक भी होता है, एलेंटोस भी होता है और एमनियोन भी पाया जाता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से बने होते हैं, लेकिन प्लेसेंटा इसमें नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे चलते हैं अपन 31 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सीधा सा है कि कोई भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होते हैं उनके अंदर जो जीन है या फ्रेगमेंट्स है उनको एक्सचेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये रेस्पॉन्सिबल होते कहाँ हैं, तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन में होता है, म्यूटिक डिवीजन में होता है। म्यूटिक डिवीजन की अगर आप देखोगे प्रोफेज फर्स्ट, म्यूटिक फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में आप देखोगे तो पैकाइटिन जो स्टेज होती है उस स्टेज के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन का एक्सचेंज किया जाता है और ये कब होता है, जब गेमिट का निर्माण होता है। और इस प्रकार से गेमिट के अंदर जो एक्सचेंज होते हैं वो मदर और फादर के, मतलब जिसमें गेमिट बन रहे हैं उनके मदर और फादर के होमोलोगस क्रोमोसोम मिलके बनते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो आने वाला जो गेमिट है बनेगा, उस गेमिट में जो क्रोमोसोम है अपने पेरेंट्स से उसे थोड़ा सा वेरिएशन उत्पन्न होता है और ये वेरिएशन आगे जाके क्या करते हैं, इवोल्यूशन उत्पन्न करते हैं। सभी अपन जानते भी हैं कि रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है ताकि आने वाली जो पीढ़ी या जनरेशन जो है वो दोनों पेरेंट का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। ऐसा नहीं हो कि जो पेरेंट है उसका सेम कॉपी नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देखोगे एस एक्स और रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं तो एस एक्स और रिप्रोडक्शन में हमेशा कैसे होते हैं, जो प्रोजेनी होती है वो हमेशा पेरेंट के सिमिलर होती है क्योंकि उनमें अर्धसूत्री विभाजन से नहीं हुआ होता है। लेकिन यदि लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गेमिट का फॉर्मेशन से होगा। गेमिट हमेशा बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से, इसलिए उनमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। और वेरिएशन यदि आता रहा तभी अपने अंदर क्या आता है, इवोल्यूशन का उत्पादन होता है, मतलब इवोल्यूशन का ओरिजिन होता है। इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है और क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है, जीन का रिकॉम्बिनेशन बैठता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन होता कहाँ है, म्यूटिक फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन जो स्टेज होती है उसके अंदर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, और होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर आप देखोगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, हमेशा क्रॉसिंग ओवर
होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 32, मैच द प्लांट गिवन अंडर द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर पहले कॉलम में प्लांट के लोकल नाम दिए हैं और दूसरे में आप देखोगे कॉलम सेकंड के अंदर तो प्लांट के जो बोटनिकल नेम है या साइंटिफिक जो नेम है वो दिए गए हैं। आपको क्या करना है, केवल मैच करके बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्राउंडनट, मूंगफली जो है ग्राउंडनट, उसका अपन जानते हैं कैसे नाम क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एराकिस हाइपोजिया इसे कहते हैं। तो एराकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया GEA आएगा यहाँ पे, है ना, हाइपोजिया। और यहाँ पे देखोगे मेथिको फेरू ग्रीक, मेथी का नाम क्या होता है, ट्राइगोनेला, है ना, फोइनम ग्रेसिकम। क्यूमिन जो होता है, सूंप जो है, क्यूमिन जो है, क्यूमिन को अपन क्या कहते हैं, क्यूमिनम साइमिनम। और कॉटन को अपन जानते हैं, ठीक है ना, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम, ये इसके नाम होते हैं। आगे आप देखोगे एक क्वेश्चन शायद इसमें रहा है, देखो ये क्वेश्चन है हालांकि यहाँ पे, लेकिन इसमें डिलीटेड है वैसे ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं था। थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया, इंडिया की संकटग्रस्त जो स्पीसीज है वो कौन सी है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत थे, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन डिलीट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोग देख के जाना, थ्रेटेंड जो प्लांट स्पीसीज है इंडिया की वो जरूर लिख लेना, इंडिया की भी लिख लेना और राजस्थान की भी लिख लेना इसके रेफरेंस में, कि कौन से एनिमल जो है वो थ्रेटेंड स्पीसीज है और कौन से राजस्थान के प्लांट और एनिमल जो है वो थ्रेटेंड या संकटग्रस्त जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन तो अपन देख ही चुके हैं कि कौन से में क्या है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे 36 के अंदर, 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, कि कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, पोल्यूटेंट है या पोल्यूशन है, किसमें, खासतौर से एयर के अंदर, एयर, ठीक है ना, हवा के अंदर यदि सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन आप चेक करना चाहते हो तो उसके लिए इंडिकेटर के रूप में कौन सा इनमें से जो प्लांट है वो यूज में आते हैं। तो खासतौर से जितने भी लाइकेन होते हैं वो हमेशा सल्फर फ्री जगह जो होती है वहाँ पर ही ग्रोथ करते हैं, लेकिन यदि इनका इन्फेक्शन या मतलब इनका पोल्यूशन होगा तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर के रूप में यूज में आते हैं लाइकेंस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो सीधा पूछा हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इंडिकेटर कौन सा है, यहाँ पे पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है और पहले भी पूछा गया है कि जो लाइकेन है वो एक्ट एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में यूज में आता है, जो किसके पोल्यूशन को बताता है। तो इसमें एयर आता है और वाटर आता है ऑप्शन में। तो आपको क्या करना है, एयर करना है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा एयर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखोगे, हाउ मच टोटल ग्लोबल कार्बन, ठीक है ना, इसमें पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व के अंदर कितने ग्लोबल कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 10% दिया हुआ है, यहाँ पर 5% दिया हुआ है और यहाँ पर 0.01 दिया हुआ है। तो 0.01 तो है नहीं, लगभग अपन पढ़ते हैं तो 0.3 के आसपास पढ़ते हैं। यहाँ पे नियरली 1% दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, नियरली 1%। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप देखोगे 38 में मिडल लेमिला ऑफ सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें मिडल लेमिला पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, इसके बीचों बीच में एक इस प्रकार से एक पट्टी पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, मिडल लेमिला कहते हैं। और ये मिडल लेमिला जो होती है वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन की, पैक्टिन की, किसकी बनी होती है, पैक्टिन। पैक्टिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि पैक्टिन जो है वो किस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो आप कहोगे एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कैसा है, हेट्रो पॉलीसेकेराइड। ये कैसा है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, मतलब एक से अधिक प्रकार के जो कंपोनेंट हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है खास तौर से वो कैसा होता है, जो गैलेक्ट यूरोनिक एसिड होता है। कैसा होता है, गैलेक्ट यूरोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। और इसके साथ में कंपोनेंट होते हैं, एराबिनोज भी होता है। एराबिनोज के साथ में अपन देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा शुगर भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ
जो एसिड ग्रुप है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल इसमें एसिड होने के कारण से इसका जो चार्ज है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब अपन कहेंगे जो पैक्टिन है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज वाला एक हेट्रोपोलीसैकेराइड होता है, जो खासतौर से गैलेक्टोयूरोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। एरोबिनोज पाए जाते हैं, एसिड से मिलकर बना होता है। यदि ये नेगेटिव है तो इसका हार्डनेस, ये कैसा होता है, हार्डनेस स्ट्रक्चर होती है। इसकी हार्डनेस बनाए रखने के लिए अपनी ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव आयन की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। इसमें खास तौर से ये बाइंड जब होता है तो यहाँ पर आप देखोगे एक तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन दोनों के साथ में क्या करता है, बाइंड करता है। अगर इनकी मेम्ब्रेन में या फिर अपन कहें इसमें पैक्टिन के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम यदि प्रेजेंट है तो वो कैसी रहेगी, हार्ड रहेगी। यदि आपको कहा जाए कि कोई प्लांट सेल है, आपको सिंगल सेल प्राप्त करनी है, आपको क्या करना है, सेल को सेपरेट करना है। इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहोगे कि आपको पैक्टिन मेम्ब्रेन जो ये पैक्टिन जो है ये क्या करनी है, डिग्रेड करनी है या फिर ये हटानी है, ल्यूज करनी है। तो आप सबसे पहले इनकी आयन जो है वो हटा दो। आयन जब हटाओगे तो ये कैसी पड़ जाएगी, पैक्टिन ऑटोमेटिक यूज पड़ जाएगी। आयन हटाने के लिए आप यूज में ले सकते हो EDTA। EDTA को कहीं पर भी यूज में लिया जाता है तो ये नेगेटिव जो पॉजिटिव आयन्स है उनको अट्रैक्ट करता है EDTA। तो यहाँ पर सेल वॉल को सिंगल सेल प्राप्त करने के लिए यूज में आता है EDTA, जो इनके जो आयन्स है इनको ही सेपरेट कर देता है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मिडल लेमेला जो है वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन सब्सटेंस की बनी होती है। पैक्टिन से रिलेटेड मैंने आपको पूरी डिटेल सब यहाँ पर बता दी है। आगे आप ये क्वेश्चन देखोगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 33, कैथरीन इज ए। कैथरीन क्या होती है, कैथरीन एक प्रोटीन होती है। कैथरीन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जो खास तौर से जो दो सेल है, किसमें, एनिमल्स में दो जो सेल होती है इस प्रकार से दो सेल के बीच में किसके रूप में काम करती है, ये एक सेल को दूसरी सेल के साथ में जोड़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए काम आती है। और ये जो प्रोटीन होती है ये कैसी होती है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होती है। इनकी बाइंडिंग एफिनिटी करने के लिए ये कैल्शियम आयन की आवश्यकता इनमें पड़ती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कैथरीन क्या होती है, कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो दो सेल को आपस में जोड़े रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, खासतौर से एनिमल्स में इंपॉर्टेंट होती है ये। आगे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 34, फंक्शनल मेगास्पोर इन ए फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप इनटू। ठीक है ना, फंक्शनल का मतलब होता है कि कोई भी जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, ठीक है ना, मेगास्पोर किसमें अपन बात कर रहे हैं, ओव्यूल की। ठीक है ना, ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार की ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। ये ओव्यूल है, इस प्रकार की ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। ओव्यूल के अंदर जो सेल्स भरी होती है वो कौन सी भरी होती है, न्यूक्लियस की सेल भरी होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लियस की सेल भरी होती है। न्यूक्लियस की सेल जो होती है वो पहले से कैसी होती है, 2n होती है। इनमें से कोई एक सेल जो है वो कैसी होगी, डिवाइड होगी, अपने साइज में ग्रोथ करेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन करेगी। मियोटिक डिवीजन करेगी तो उसके कारण से कितनी सेल्स बनेगी, 4 सेल्स बनेगी। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इस प्रकार से 4 कोशिकाएं एक कतार के अंदर बनती है। ठीक है ना, जिनमें से ये 3 जो कोशिका है वो तो कैसी हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी और अपना पूरा जो न्यूट्रिशन है वो किसको दे देगी, इस चौथी सेल को दे देगी। और ये चौथी जो सेल होती है वो अपनी साइज के अंदर लगातार ग्रोथ करेगी और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो बना लेगी, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएगी। और इसके अंदर समसूत्री विभाजन होने के कारण से सेल्स का इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। तो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 3 सेल बनेगी जिसे क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल कहेंगे। यहाँ पर माइक्रोपाइलर जो एंड है यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ी सेल और 2 साइड सेल बनेगी। दोनों साइड वाली सेल को क्या कहते हैं, सिनर्जिड कोशिकाएं कहते हैं। और जो ये बड़ी कोशिका बनेगी इसे क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे जिसे अपन क्या कहेंगे, पोलार न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल अपन कहेंगे कि ये किसका निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो स्ट्रक्चर, इसे अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। इसे एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं और फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो सैक, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एम्ब्रियो सैक को कई बार नाम से जाना जाता है, इसको फीमेल गेमेटोफाइट।
फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं इसे। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई, ये नाम इसलिए मैंने लिखा है। देखो अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर रेगुलर कोई भी स्टूडेंट जो मुझे फॉलो करता है या मेरे वीडियो को फॉलो करता है, तो रेगुलर मैं आपको कह रहा हूँ जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे बताता हूँ आप उनको प्लीज़ नोट डाउन करते रहना, ताकि जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो या ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी तो एग्जैक्ट आपको याद आएगा कि हाँ ऐसी चीज़ें पहले बता चुके हैं या फिर अपन पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं कहीं। तो ये बेसिक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको इसको साथ साथ लिखते जाना शॉर्ट नोट्स के रूप में। अगला क्वेश्चन अगर आपने यहाँ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड विद कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर कौन सा कंपोनेंट है जो आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी दो प्राणी है, कोई भी दो जीव है जो आपस में एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कम्युनिकेट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो सोर्स होना चाहिए, सोर्स तो होना ही चाहिए, मैसेज भी होना चाहिए भेजने वाला, और उसका रिप्लाई करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है ना, इसने मैसेज भेजा, इसके पास मैसेज गया और यहाँ मैसेज इसके थ्रू गया है ये। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप देखोगे और इससे क्या आया है, वापस से रिप्लाई आया इसका यहाँ से। यहाँ पे आप देखोगे कोग्निशन मतलब संज्ञान। ठीक है ना, तो यहाँ पर संज्ञान इस टर्म की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। संज्ञान मतलब आपका विवेक, आप सोच कैसे सकते हो उन चीज़ों की रिगार्डिंग इसकी आवश्यकता है। स्रोत होना चाहिए, संदेश होना चाहिए और प्रति पुष्टि होनी चाहिए, मतलब रिप्लाई उसका बैक रेस्पॉन्स उसका आना चाहिए। ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे आप देखोगे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 40 नंबर में द पेरिड्रम। ठीक है ना, ये ट्रम जो है आप एनाटॉमी जब पढ़ोगे तो सेल्स का जो अरेंजमेंट है, कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी है और हिस्टोजन थ्योरी है, पेरिड्रम जो थ्योरी है या इनसे रिलेटेड जितने भी एनाटॉमिकल थ्योरीज हैं वो सभी अच्छे से पढ़ना। और यहाँ पे आप देखना कि कौन से ट्रम में कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है ना, एनाटॉमिकल रूट की सूट के आप देखोगे तो इनमें कौन से पार्ट को किस में शामिल किया गया। तो पेरिड्रम जैसे अपन जब भी ट्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें कोर्क कैम्बियम भी आता है, यहाँ पे आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो भी आता है, यहाँ पे आप देखोगे कोर्क जो है उसमें शामिल किया गया है। तो पेरिड्रम जो ट्रम है इसके अंदर ये तीनों चीज़ों को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मैं देख चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुकी है, RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुकी है, ICR नेट में भी आ चुकी है, CSIR नेट में भी आ चुकी है, सेट में भी आ चुकी है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा जब आप पेपर सोल्व करोगे। तो आगे आप देखोगे 41 नंबर, द रोड सेल कहाँ पाई जाती है भाई, अपने आँख की जो रेटिना है। ठीक है ना, ह्यूमन आई की रेटिना किसमें पाई जाती है, रेटिना के अंदर रोड सेल्स और कॉन सेल्स पाई जाती है। खास तौर से रोड सेल्स जो होती है वो कैसी होती है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, मतलब लाइट को डिटेक्ट करती है। उसके अंदर एक प्रोटीन होती है रोड सेल के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन कैसा होता है, अपनी लाइट की प्रेजेंस के अंदर अपनी जो आइसोफॉर्मिक फॉर्म जो है उसको क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, रोडोप्सिन एक प्रोटीन पाई जाती है। ये क्वेश्चन अगर अपन थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि कई स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी रहती है कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे सोल्व करें, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। यहाँ पे अपन देखते हैं, DNA की एक सीक्वेंस दी है यहाँ पे, ये एक सीक्वेंस दी है। ठीक है ना, अपन चलते हैं ATT AA GG और C। यहाँ पे आप देखोगे ये DNA है और DNA की एक सीक्वेंस दी है यहाँ पे ATT AA GG C, शायद यही सीक्वेंस है। यहाँ पे आप देखोगे ATT GG AA GG C। चलो, यहाँ पे ये सीक्वेंस दी हुई है। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इसके एंटीसेंस बनाना है, इस DNA के क्या बनाना है, एंटीसेंस बनाना है। यहाँ पे आप देखोगे, एक बार क्वेश्चन को मैं वापस से आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। यहाँ पे आप देखोगे जैसे
यहाँ पे देखोगे गिवन डीएनए सीक्वेंस ये दिए, विच सीक्वेंस वुड बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स, किसी साइंटिस्ट के द्वारा उसको यूज़ किया गया है, एंटीसेंस मॉलिक्यूल, इसकी एंटीसेंस सीक्वेंस को यूज में लिया उसने, किसको, एंटीसेंस सीक्वेंस को, अगेंस्ट इट्स ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है भाई, एमआरएनए बनता है, वही क्या कहलाता है, ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना है और एमआरएनए के एंटीसेंस प्रोडक्ट को यूज में लिया उसने, तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी, एंटीसेंस मॉलिक्यूल की सीक्वेंस क्या होगी, ये पूछा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे आप देखोगे, चलो ये सीक्वेंस क्या है, डीएनए है, डीएनए की बनानी क्या है, एंटीसेंस, एंटीसेंस सीक्वेंस बनानी है। किसकी सीक्वेंस बनानी है, एंटीसेंस, एमआरएनए की, एमआरएनए की एंटी सीक्वेंस बनानी है। तो ये पूछा है कि इस डीएनए की एंटी सीक्वेंस क्या होगी या उस एमआरएनए की एंटी सीक्वेंस क्या होगी। तो सीधा सा आपको करना क्या है, इससे एमआरएनए बना लो पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे एमआरएनए जब भी आप बनाओगे तो यू ए यू यू सी जी, ये क्या बना आपके पास में, एमआरएनए बन गया। इस एमआरएनए की अब आपको क्या बनानी है, इस एमआरएनए की एंटीसेंस सीक्वेंस बनानी है। एंटीसेंस का मतलब होता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस बनानी है। तो यहाँ पे वापस अगर आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अपन देखेंगे ए आ गया, यू आ गया, इसकी जगह ए आ गया, सी है वापस, जी आ गया और ये सी आ गया। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इस आरएनए की क्या है, एंटीसेंस सीक्वेंस होती है। तो ये वो पूछना चाह रहा है कि एक डीएनए सीक्वेंस है, इससे एक एमआरएनए बनता है, उसकी एंटीसेंस सीक्वेंस जो वो साइंटिस्ट है वो यूज़ में लेना चाहता है, तो वो सीक्वेंस कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन अगर आप देखोगे ए यू ए जी, मतलब सीधा सा यहाँ पे है, ए सेम रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ये भी सेम रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। ठीक है ना, बस आपको यू चेंज करना है। तो आप देखोगे इस सीक्वेंस को यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो सीक्वेंस दी हुई है पहली वाली, ए आ गया, यहाँ पे ए की जगह ए, टी की जगह यू आ गया और आ गया ए आ गया, जी आ गया और सी आ गया। तो ये सीक्वेंस कैसी है, इसकी एंटीसेंस सीक्वेंस होगी इसका, ये वाली। तो इसका राइट आंसर शायद ए ही है ना। इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। तो कोई भी सीक्वेंस यदि ऐसा दिया जाए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में थोड़ा सा सोचना और उसके बाद में उसको सॉल्यूशन निकाल लेना। ठीक है, तो ये आ गया इसका और ये भी क्वेश्चन इसका हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आप देखोगे 42, द साइंटिस्ट हुज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है इथोलॉजी के अंदर, जो पहला पार्ट है आपका उसी के अंदर है। इथोलॉजी के इम्प्रिंटिंग जो पार्ट है वो किसने दिया था, तो कॉनराड लोरेंज ने दिया था, जिसे अपन क्या कहते हैं, इथोलॉजी का फादर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इम्प्रिंटिंग टर्म इसका राइट आंसर इसका होगा। लार्वा ऑफ ओबेलिया, ठीक है ना, ओबेलिया जो है वो किसका है, टीनोफोरा का एक मेंबर है, निडेरिया का एक मेंबर है। और ओबेलिया के अंदर जो है लार्वा जो होता है वो कौन सा होता है, प्लेनुला लार्वा के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो प्रकार की स्टेज होती है, एक प्यूपा होती है और एक और दूसरी होती है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, दो प्रकार की स्टेज होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो वैसे भी इसका है, यहाँ पे आप देखोगे 47, विच ऑफ द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा, इको आर फर्स्ट का जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है। ई जो टर्म लिया गया है वो तो लिया गया है इकोलाई से, और CO लिया गया है कोलाई से, और R लिया गया है यहाँ पे RY से, और 1 लिया गया है 13 से। तो ये इसका राइट आंसर होगा।
आगे आप इसमें देखोगे ए प्राइमरी स्ट्रेटेजी फॉर अपेसिंग पोटेंशियली एग्रेसिव इंडिविजुअल और पार्टनर बाय रिप्रेजेंटिंग फूड। किसी भी फूड को खाने के लिए लुभाना, वो व्यवहार क्या कहलाता है? जैसे यहाँ देखोगे प्राथमिक रणनीति जिसमें संभावित रूप से आक्रामक साथी अथवा अन्य व्यक्ति को भोजन प्रस्तुत कर लुभाने का प्रयास किया जाता है, तो ये व्यवहार कैसा क्या कहलाता है? तो ऐसा व्यवहार जो होता है उसे क्या कहते हैं? कोर्टशिप फीडिंग के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोर्टशिप फीडिंग के नाम से जानते हैं, जो किसका है? इथोलॉजी का एक वापस से क्वेश्चन है। और इथोलॉजी का जब भी क्वेश्चन आता है मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूं, इथोलॉजी के नोट्स लगभग मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जल्द ही आपको वीडियो और जो शॉर्ट नोट्स जो है उसकी PDF फॉर्मेट के अंदर आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। और RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो अगली बुक आने वाली है उसके अंदर इथोलॉजी का मैटर आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो अभी तो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगा, ऐप के ऊपर PDF फॉर्मेट भी मिल जाएगा और ऐप के ऊपर ही आपको इसके जो इथोलॉजी के पूरे वीडियोज़ हैं, लगभग 10 वीडियोज़ बनाऊंगा, वो 10 वीडियोज़ आपको उसके ऊपर ऐप के ऊपर मिल जाएगा। आगे आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड इनमें से नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है ना। ग्रोथ देखो एक लिमिटेड टाइम तक होती है, डेवलपमेंट लाइफ टाइम तक चलता है। और ग्रोथ में बढ़ोतरी भी होती है किसी चीज़ की और किसी चीज़ का लॉस भी होता है, ठीक है ना। सेल्स लगातार डिवाइड भी कर सकती है, सेल एपोप्टोसिस में भी जा सकती है। जैसे यहाँ की सेल लगातार डिवाइड होती है लेकिन यहाँ की सेल चली जाती है, तो ये भी क्या है? कुछ चीज़ों का नेगेटिव होना भी क्या है? डेवलपमेंट है। आपकी ग्रोथ लगातार होती रहती है, बुढ़ापे के साथ में आपकी मसल्स डिक्रीज होने लगती है, तो वो भी क्या है? डेवलपमेंट का पार्ट है एक। तो डेवलपमेंट पार्ट में दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? आपके आनुवंशिक और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। सिंपल से स्पेसिफिक मतलब हार्ड की तरफ बढ़ता है। पहले अपन एकदम कोई भी चीज़ बनती है वो सिंपल बनती है, बाद में धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे डेवलपमेंट इज कंपनसेटरी, ठीक है ना। कंपनसेटरी का मतलब आगे देखिए, डेवलपमेंट इज कोरिलेशन, ये तो ठीक है, को रिलेशनल होती है, मतलब पीछे चीज़ों से जुड़ते हुए आगे की तरफ जाती है। डेवलपमेंट इज कंपनसेटरी, तो यहाँ पर आप देखोगे विकास क्षतिपूर्वक होता है। यहाँ पर क्षतिपूर्वक ही नहीं होता है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी भी होती है, कुछ चीज़ों की नेगेटिव भी होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। आगे आप देखोगे एक क्वेश्चन है 46 में, मोनार्क एंड वाइसरी बटरफ्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये एक दूसरे के कैसे एग्जाम्पल है? इसका मतलब ये क्या है? मिमिक्री करते हैं एक दूसरे की। तो एग्जाम्पल किसका है? मिमिक्री का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और कब मिमिक्री करते हैं? जब कोई भी अटैक करता है उस टाइम पे ये मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू, ठीक है ना। आपके महिला के जो पीरियड्स चलते हैं या फिर अपन कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, रजो धर्म चलता है, आर्तव चक्र चलता है, उसके 14वें डेज पर LH हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण से क्या होता है? ओवरी से या ग्राफिन फॉलिकल से क्या निकलता है? एग निकलता है। और ग्राफिन फॉलिकल जो है उसमें लगातार डिवीजन होने के कारण से क्या बनती है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। और उस एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करती है? रिलीज करती है, ठीक है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण किया जाता है, यही इसमें पूछा, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अकॉर्डिंग टू कॉल्सनिक, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की किसके अनुसार पूछा है यहाँ पर? तो यहाँ पे पूछा है कोलेस्निक, ये मतलब साइकोलॉजी का क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन 12 से 15 साल का जो टाइम शायद, हाँ 12 से 15 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो इसने क्लियर की थी ये लाइन। तो ये 12 से 15 साल का जो टाइम पीरियड किशोर अवस्था बताई वो किसने बताया था? कॉल्सनिक ने बताया था। इस प्रकार से अपने 50 क्वेश्चन जो हैं आज के कंप्लीट होते हैं, क्योंकि लास्ट 25 क्वेश्चन है अपने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिए थे, 25 क्वेश्चन आज देख लिए हैं। तो आप लोग कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और रेगुलर अपनी सीरीज़ के ऊपर बने रहिए। कैसे भी टाइम निकले आप लोगों के लिए ये टाइम ज़रूर निकालूंगा, ताकि जो भी कैंडिडेट मुझ पे डिपेंड है या मेरे साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको डेली वीडियो मिलता रहे, उनका डिस्क्रिप्शन मिलता रहे, उनका नॉलेज है वो बना रहे और एक पॉजिटिव वे के साथ में वो आगे तैयारी करते रहे, ताकि अगली बार उनका सिलेक्शन पक्का हो। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।